नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। क्रिकेट के मैदान में दिखी भारत ऑस्ट्रेलिया की 75 सालों की दोस्ती। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में दोनों ही देशों के पीएम रहे मौजूद। नमो स्टेडियम से वैश्विक संदेश। मनीष सिसोदिया से ईडी ने तिहाड़ में फिर की पूछताछ। 3 दिन में दूसरी बार ईडी के तीखे सवालों से सिसोदिया का सामना। बीजेपी ने कहा, सिसोदिया को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे केजरीवाल। 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगी केसीआर की बेटी केक कविता। ईडी के समन पर बौखलाई कविता। कहा, जहां चुनाव वहां मोदी जी से पहले पहुंच रही ईडी। रामगोपाल यादव को माफिया अतीक अहमद के बेटे की जान की चिंता। सामने आया बड़ा बयान। कहा, अतीक का एक बेटा 1-2 दिन में मारा जाएगा। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग। भारत ने लगाई जमकर लताड़। बिलावल भुट्टो की बोलती हुई बंद। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात क्रिकेट के पिच से पीएम मोदी की कूटनीति की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के 75 साल के रिश्तों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने नई मजबूती दी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज दोनों ही देशों के पीएम एक साथ नजर आए। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के आखिरी मैच में पीएम मोदी और एल्बनीज ने क्रिकेटरों का मनोबल बढ़ाया। दोनों नेताओं ने मैच से पहले एक विशेष गोल्फ कार में सवार होकर स्टेडियम का चक्कर भी लगाया। जबरदस्त बॉन्डिंग दोनों नेताओं के बीच में नजर आई। पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच इस दोस्ती को देश में ही बैठे कुछ विपक्ष के नेता पचा नहीं पाए। कांग्रेस ने कहा, अपने ही नाम वाले स्टेडियम में दर्शकों का अभिवादन करते हुए चक्कर लगाना आत्ममुक्ता का चरम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की इतनी अच्छी दोस्ती से कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है? ये दोस्ती सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया की ही नहीं है। ये जो राहुल गांधी लंदन में जाकर जो जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ, उसका ये प्रधानमंत्री मोदी का अपने हिसाब से, अपने तरीके से जवाब था। आप भाड़े के लाए हुए कुछ लोगों के सामने पाकिस्तानियों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में और ये झूठ परोसना कि ब्रिटेन के संसद में भाषण दिया। मैं तो देख रहा हूं दलालों को। अरे भाई, संसद के बिल्डिंग में कोई भी कमरा बुक करके प्रोग्राम कर देने का मतलब ये नहीं होता कि ब्रिटिश के पार्लियामेंट में आप जाकर के भाषण दे रहे हो। लेकिन बताया इस तरीके से जा रहा है कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में तो खैर डेमोक्रेसी जिंदा है। प्रधानमंत्री मोदी डेमोक्रेटिक लीडर है और उसी का जो नुमाइश आज उस स्टेडियम में हुआ, भीड़ देखी आपने। कांग्रेसियों को वही नहीं पच रहा। कांग्रेस वाले पूरी ताकत लगा दे, फिर भी 10,000 से ज्यादा लोग जमा नहीं कर पाते किसी भी जगह पे। लेकिन एक क्रिकेट मैच के नाम पे जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ 75 साल की दोस्ती का एक नमूना पेश किया, साथ ही साथ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, यहाँ के जो वाइब्रेंट और डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है, वो दुनिया के सामने रखा। ये बात कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रही। ये बात कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान ही नहीं, एक ग्लोबल लीडर, एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। और राहुल गांधी को दिक्कत ये है कि वो न चुनाव में हरा सकते हैं, न रणनीति में हरा सकते हैं, न ही इस तरह के जो ब्रांडिंग जिसको कर सकते हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी का वो मुकाबला कर सकते हैं। और इसीलिए जब आप हर तरफ से हार जाओ तो कुतर्क जो कांग्रेस की तरफ से आज दिन भर दिया गया कि अपने ही नाम के, भाई गांधी के नाम से सारा कुछ है, आप वहां नहीं जाओगे क्या? तो ये बेकार की बातें हैं। एक बहुत ही अच्छा मैसेज हिंदुस्तान की तरफ से
ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। कांग्रेस को मिर्ची लग गई। राइट। जी। अगली खबर में बात मनीष सिसोदिया से पूछताछ के दूसरे राउंड की। आज फिर तिहाड़ जेल के अंदर ईडी के तीखे सवालों से सिसोदिया का सामना हुआ। इससे पहले मंगलवार को भी ईडी की टीम ने करीब 6 घंटे तक जेल में ही सिसोदिया से सवाल जवाब किए थे। ईडी शराब नीति में घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जिसको लेकर खबर अब ये सामने आ रही है कि ईडी सिसोदिया को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया से पूछताछ को लेकर केजरीवाल की टेंशन हाई है, क्योंकि सिसोदिया के पास केजरीवाल के काले राज है, जिसको लेकर आज बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मनोज तिवारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच रहे हैं। क्या ईडी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी? देखिए, गिरफ्तारी तो होना तय है, क्योंकि ईडी के पास वो सबूत आ गए हैं, वो सबूत मिल गए हैं कि जिससे ये मालूम चल रहा है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल इस घोटाले के पैसे को हवाला के जरिए अपने अपने राज्य के लीडर्स के पास पहुंचाया करता था। ये बहुत बड़ा जो एक खुलासा ईडी जब करेगी तो गर्दन केजरीवाल की भी नपेगी, क्योंकि अंततोगत्वा पार्टी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल अरविंद केजरीवाल ही होगा। अब किस लिए पूछताछ की जा रही है? एक तो कल सुनवाई होगी उनकी जमानत की। दिक्कत कहां कहां से आप देखिए, ईडी के गिरफ्त में अगर जैसे ही सिसोदिया आएंगे और उसके बाद सिसोदिया को यह समझ में आ जाएगा कि अब इससे बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि वो ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। ईडी क्या क्या पूछ रही है वो जान रहे हैं, ईडी वाले जान रहे हैं। केजरीवाल को भी ढंग से मालूम नहीं होगा, किसी को नहीं मालूम होगा। तो वो जो इस पूरे घोटाले के बिल्कुल केंद्र में था सिसोदिया, उसको यह भी समझ में आ रहा होगा कि अब बचना मुश्किल है, कहां तक बच सकते हैं। ये सवाल, ये जानकारी ईडी को कहां से मिली और ये तमाम चीजों से क्या होगा। ही विल बी इन पोजीशन टू जज कि वो फंस रहा है, मर रहा है, जेल के अंदर सड़ रहा है, या कब तक उसको रिलीफ मिल सकती है। अगर उसको लगेगा कि हम तो फंसे, तब तो ये कहना पड़ेगा कि न हींग न फिटकिरी। सबसे पहले तो उसको यही समझ में आएगा कि अगर पैसे में कुछ हिस्सेदारी उसके पास हुई होती, उसको पैसा मिला होता, तब तो वो नाम नहीं लेगा। और जब उसको ये समझ में आएगा कि हमने जिस शख्स के लिए सब कुछ किया वो तो बाहर प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है और मैं तिहाड़ में ये दाल रोटी खा रहा हूं, तब तो वो नाम उगलेगा। तब तो वो नाम बताएगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तब केजरीवाल कहां जाएगा? और इसलिए ये केजरीवाल है हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल। जेल केजरीवाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, जेल के अधिकारी केजरीवाल को रिपोर्ट करते हैं और उसके बावजूद ये कहता है कि उसकी जान को खतरा है। तो आज बीजेपी सामने आई, उन्होंने कहा कि खतरा तो केजरीवाल को है सिसोदिया से, और इसीलिए केजरीवाल जैसा शख्स वो सिसोदिया को खत्म करा सकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जी, तो शराब घोटाले में एक तरफ ईडी की गिरफ्त में सिसोदिया फंसते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता भी शराब घोटाले में ईडी की रडार पर आ गई है। ईडी ने इस मामले में उनसे पूछताछ करने के लिए 9 मार्च यानी आज ही तलब किया था, पर आज कविता ईडी के सामने पेश नहीं हुई। ईडी के नोटिस पर कविता ने जवाब दिया कि उन्हें एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। अब वो 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगी। साथ ही आज ईडी के समन पर के कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया। कविता ने कहा कि जिस राज्य में चुनाव है वहां मोदी जी से पहले ईडी पहुंचती है, पता नहीं क्यों ईडी को इतनी जल्दबाजी है। क्या पूछताछ से बचना चाहती हैं के कविता? देखिए, ये तो दिल्ली शराब घोटाला है, दिल्ली में तो चुनाव नहीं है, तो आप क्या कुतर्क दे रहे हो? दिल्ली शराब घोटाला हुआ है, कनेक्शन उसका तेलंगाना में निकल रहा है। ये बोयनपल्ली जो जेल पहुंचा, जो ईडी के शिकंजे में आ गया, या आपका चहेता अरुण रामचंद्र पिल्लई, ये भी ईडी के कब्जे में आ गया। आपका सीए आ गया, किस जुर्म में? दिल्ली में हुए शराब घोटाले में। दिल्ली में तो चुनाव नहीं है, तो कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है,
तो आपको सिर्फ इस बात के लिए छोड़ दिया जाए कि वहां चुनाव है? क्या दलील है इनकी? इस देश में अजीबोगरीब दलील चल रहा है कि मैं विपक्ष में हूं तो मुझे चोरी करने दो, मेरे पीछे आप ईडी नहीं लगा सकते, सीबीआई नहीं लगा सकते, और ईडी सीबीआई मुझ जैसे चोर के पीछे आएगी तो हम चिल्लाएंगे दिल कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। यही तो कुतर्क है। भाई सिसोदिया जेल जा रहा है, मोदी ने भेजा या कोर्ट ने भेजा? कोर्ट में आपकी बात कोई सुना? आप तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। आप तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट को जरा सा भी अगर यह होता कि भाई मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बदले की कार्रवाई हो रही है, बेल मिल गया होता, जैसे विनोद दुआ को मिला था, जैसे और केसेस में जिसका ये लोग बता रहे थे, जैसे अर्नब गोस्वामी को मिला था। कि सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि नहीं नहीं, ये प्राइमा फेसी देखते ही आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल गड़बड़ है, जानबूझ के इसको फंसाया जा रहा है, तो आपको तो बेल मिल गया होता, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? डांट के भगा दिया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के जज को भी लगता है कि बड़ा इसमें कुछ हैंकी पैंकी है, इन लोगों ने चोरी की है। तो जो दलील सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली, भाई आपको लग रहा है, अगर मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि हमको जबरदस्ती फंसा जाए, कोर्ट जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए कि ईडी हमें परेशान कर रही है, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन ये काम कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैडम कविता के पीछे जो ईडी आई है वो इसलिए आई है क्योंकि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके साथियों ने ही इनका नाम बताया कि आप बाकायदा दिल्ली में चार्टर्ड प्लेन से आकर के दिल्ली में शराब की नीति क्या हो उसमें अपनी इनपुट देते थे, मीटिंग में आप पार्टिसिपेट करते थे। तो ईमानदार तो हिंदुस्तान में तभी तक वो है जब तक चोरी पकड़ी नहीं जाती है। और हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे ऐसे चोर इकट्ठा हो गए हैं जो चोरी करने के बाद पकड़े जाते हैं तो उल्टा प्रधानमंत्री को कहते हैं कि देखो 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 मैं इनके खिलाफ सवाल उठाता हूं तो मुझे मेरे पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। आपने अगर चोरी की है तो ईडी सीबीआई भी लगेगी और आपको सलाखों के पीछे भी वक्त गुजारने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब बात समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के बड़े बयान की। रामगोपाल यादव को माफिया अतीक अहमद के बेटे की जान की चिंता सता रही है। अतीक के बेटे की पुलिस को उमेश मर्डर केस में तलाश है। उमेश पाल मर्डर केस में अब तक 2 आरोपियों का एनकाउंटर भी हो चुका है। इसी पर मीडिया से बातचीत में रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया कि अतीक अहमद के 2 बेटों में से एक को 1 या 2 दिन में गोली मार दी जाएगी। समाजवादी पार्टी को इतनी चिंता क्यों हो रही है? सबसे पहली चीज तो एक रामगोपाल यादव के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये जानकारी आपके पास आई कहां से। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि भाई आप किसी अपने ही लीडर के बेटे के मरने की खबर दे रहे हो और 2 दिन पहले ही कि भाई 2 दिन के बाद उसको मार दिया जाएगा, तो ये जानकारी आपके पास आई कहां से? क्योंकि मर्डर करना तो देश में इलीगल है और कोई इलीगल घटना के बारे में आपके पास पहले से जानकारी है तो आपने पुलिस के में जाकर के उसको बताया क्यों नहीं? तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, ये जो छटपटा रहे हैं, ये जो घटिया राजनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से बस इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान है, जो गैंगस्टर है वो एक मुसलमान है, वो दिन दहाड़े गोलियां चलाता है, आपके लिए बूथ कैप्चरिंग का काम करता है, तो वो संत हो गया। हाँ, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई हम लोग उठाते हैं सवाल प्रधानमंत्री मोदी और योगी के ऊपर तो हमारे पीछे पुलिस लगा दिया था इनकाउंटर करने के लिए। अरे भाई, दिन दहाड़े आप किसी का मर्डर करेंगे, बॉम्ब चलाएंगे, सीसीटीवी फुटेज में सबका चेहरा नजर आ रहा है और उसमें किसी समाजवादी पार्टी का नेता का बेटा भी अगर गोली चलाते हुए नजर आ रहा है और वो सरेंडर नहीं कर रहा हो तो पुलिस क्या करेगी? हाथ पर हाथ डाल करके इंतजार करेगी? इनको क्या लग रहा है कि भाई सारे लोग छूट जाएं और इस तरह का यूपी के अंदर में कानून को अपने हाथ में लेकर के सड़क पे गोलियां चलाते हुए लोग नजर आए? रामगोपाल यादव को यह समझ में आना चाहिए कि आपके जमाने में होता था और जिसे लोग लाइक नहीं करते थे
और यही वजह है कि दो दो बार लगातार आप योगी आदित्यनाथ से चुनाव में धाराशायी हुए हैं। यही हाल रहा, इसी तरह से गुंडों के साथ आप खड़े नजर आए तो आने वाले कई सालों तक उत्तर प्रदेश की जनता आपको कभी समर्थन नहीं करेगी, आप विपक्ष में ही रहेंगे। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के यूएन में कश्मीर मुद्दे पर सवाल खड़े किए, जिस पर भारत की विदेश मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी जगप्रीत कौर ने कड़ी आलोचना की, जमकर फटकार लगाई। जगप्रीत कौर ने कहा कि पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांके और खुद को ठीक करे, इसके बाद भारत पर उंगली उठाए। महिला शांति और सुरक्षा पर यूएन की बहस में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को यह कहते हुए भी फटकारा कि वो इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार का जवाब देने के लिए भी अयोग्य है। भारत को इसी तरह का जवाब देना चाहिए। भाई जवाब तो हमेशा मिलता है, लेकिन ये पाकिस्तान की सुधरता नहीं। लेकिन मैं इस खबर के अलावा एक और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि अमेरिका में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एक हर साल रिपोर्ट निकालती हैं। रिपोर्ट होता है कि थ्रेट परसेप्शन, कि अमेरिका के इंटरेस्ट के ऊपर कहाँ कहाँ खतरा पैदा हो सकता है, जो दुनिया भर में जो चीज़ें चल रही हैं। तो उस रिपोर्ट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में कहा गया है। कहा यह गया है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने सख्त हैं पाकिस्तान को लेकर कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई थ्रेट परसेप्शन भी प्रधानमंत्री मोदी को हो गया कि हमले होने वाले हैं, कोई घटना घटने वाली है, या फिर कोई आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान से संचालित होता है उसने कश्मीर या कहीं और बम धमाके वगैरह किए, तो हिंदुस्तान इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि ऑल आउट वॉर शुरू कर देगा। और पाकिस्तान अभी उस स्थिति में नहीं है। और ये मैं कह रहा हूं, ये अमेरिका की रिपोर्ट, वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसका हवाला देते हुए कि ये एक फ्लैश पॉइंट दुनिया में बन सकता है, जिससे अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो स्टेक पे आ जाएगा कि किधर जाए किधर नहीं जाए। तो वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात के लिए पूरी तरीके से दुनिया को बता चुके हैं कि एक गलती पाकिस्तान की तरफ से हो और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाए, यही रिपोर्ट बता रही है। तो अब यूएन के अंदर चीखने चिल्लाने दीजिए ये जरदारी को, बेटे को, क्योंकि हाथ तो कुछ पल्ले पड़ने वाला है नहीं और हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।